वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का 7वां चैप्टर जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चंस को मैं समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसमें पूछा जा रहा है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो ये पोएम है इसको किसने कंपोज किया है, यानी किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया W.H. ऑडेन, बी में है जॉन डन, सी में है जॉन मिल्टन और डी में है T.S. एलियट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के जो कंपोजर या पोइट जो भी है वो दोनों कौन है, T.S. एलियट। कौन है, T.S. एलियट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा एक पोएम लिखने वाले को कंपोजर भी कहा जाता है और पोएट भी कहा जाता है। तो ये जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के जो ये जो पोएम है इसके पोएट और कंपोजर दोनों कौन हो जाएंगे, T.S. एलियट। कौन हो जाएंगे, T.S. एलियट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द कंपोजर या पोएट ऑफ द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। यानी ये जो पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इसके पोएट या कंपोजर कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया W.H. ऑडेन, बी में है जॉन किट्स, सी में है D.H. लॉरेंस और डी में है T.S. एलियट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के जो पोएट या कंपोजर है वो दोनों कौन है, T.S. एलियट है। कौन है, T.S. एलियट। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, T.S. एलियट वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसूरी डैश। यानी इनका जन्म, T.S. एलियट का जन्म सेंट लुइस मिसूरी में हुआ था। तो ये सेंट लुइस मिसूरी कहाँ पे है, USA में है, इंडिया में है, इंग्लैंड में है या जापान में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सेंट लुइस मिसूरी है यह USA में है। ये T.S. एलियट का जन्म USA में हुआ था और बाद में वह हमेशा के लिए इंग्लैंड चले गए थे और वहीं पे वो बस गए थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, T.S. एलियट वाज इवेंचुअली सेटल्ड इन डैश। इवेंचुअली मीन्स होता है अंततः या अंत में, ठीक है। तो ये जो T.S. एलियट है अंत में कहाँ सेटल हो गए, यानी कहाँ बस गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लंदन, जापान, तुर्की, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा T.S. एलियट जो इवेंचुअली मतलब अंततः यानी अंत में इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था USA में। कहाँ पे हुआ था, USA में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ही वॉज इन डैश पॉलिटिक्स। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में तो थे, ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में क्या थे, लीडर थे, रॉयलिस्ट थे या टीचर थे या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो T.S. एलियट है ये पॉलिटिक्स में एक रॉयलिस्ट थे। क्या थे, रॉयलिस्ट थे। यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे रॉयलिस्ट मतलब होता है राजभक्त। क्या होता है, राजभक्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, वेन वाज T.S. एलियट वोन द नोबेल प्राइज। यानी T.S. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड डैश। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो T.S. एलियट थे वह क्रिटिक थे। क्या थे, क्रिटिक थे, यानी ये समालोचक थे, एंड डैश और साथ ही और क्या थे। ऑप्शन नंबर में दिया गया सेंट थे, साइंटिस्ट थे या ड्रामाटिस्ट थे या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा वह ना मतलब डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है फेमस। क्या होता है, फेमस, प्रख्यात। तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम जाने माने क्रिटिक समालोचक भी थे और क्या थे, ये ड्रामाटिस्ट भी थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ही वोन द नोबेल प्राइज फॉर डैश। यानी इसमें लिखा गया है ये जो T.S. एलियट थे उनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज उनको दिया गया था किस लिए, हैप्पीनेस के लिए दिया गया था या ग्रेटनेस के लिए दिया गया था या सैडनेस के लिए या लिटरेचर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो लिटरेचर के लिए दिया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ही वॉज ए ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ डैश सेंचुरी। यानी ये जो T.S. एलियट थे वो सबसे महान पोएट थे। यानी कौन से सेंचुरी के सबसे महान पोएट थे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 20th सेंचुरी, बी में 19th सेंचुरी, सी में 21st सेंचुरी और डी में 22nd सेंचुरी। तब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये T.S. एलियट जो थे ना वो ग्रेटेस्ट पोएट थे 20th सेंचुरी के। कौन से सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम वेस्ट लैंड। यानी ये जो वेस्ट लैंड है यह एक
पोएम का नाम है और ये जो पोएम है इसके कंपोजर कौन है यानी पोएट कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है W.H. ऑडेन, बी में है वाल्ट व्हिटमैन और सी में है जॉन किट्स और डी में है T.S. एलियट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वेस्टलैंड पोएम है ना इसको भी T.S. एलियट नहीं लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम एस वेडनेसडे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये एस वेडनेसडे एक पोएम का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसके जो कंपोजर यानी कंपोजर मीन्स क्या होता है पोएट, वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया T.S. एलियट, बी में है जॉन किट्स, सी में है जॉन डन और डी में है जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो एस वेडनेसडे है इसको भी T.S. एलियट नहीं लिखा था, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम फोर क्वार्टेट्स। क्या है, दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम फोर क्वार्टेट्स, यानी ये जो फोर क्वार्टेट्स लिखा गया है इस पोएम को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है T.S. एलियट, बी में है जॉन डन, सी में है जॉन किट्स और डी में है वाल्ट व्हिटमैन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी T.S. एलियट फोर क्वार्टेट्स के क्या है कंपोजर और क्या है पोएट है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, यानी ये जो पोएम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट इसके कंपोजर कौन है, यानी इसके पोएट कौन है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है, ऑलरेडी पहले मैं बता रखा हूँ कि ये जो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट है इसके पोएट कौन है T.S. एलियट। कौन है T.S. एलियट, उनका पूरा नाम क्या है थॉमस स्टर्न्स एलियट। क्या नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। फ्रेंड्स आप इसका इनका जो पूरा नाम है इसे भी याद रखेंगे, मतलब यहाँ पे थॉमस स्टर्न्स एलियट लिखा गया था, आप चौंक मत जाइएगा क्योंकि ये T.S. एलियट का ही पूरा नाम है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो सही आंसर वो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थॉमस स्टर्न्स एलियट, इनका शॉर्ट नेम है T.S. एलियट। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो बुक का नाम दिया गया ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया T.S. एलियट, बी में है W.H. ऑडेन, सी में है जॉन किट्स और डी में है जॉन डन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट है ना इसको T.S. एलियट ने लिखा है। किसने लिखा है T.S. एलियट। और ये जो ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट है इसी से ना मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट को लिया गया था। ये जो ना ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट ये T.S. एलियट का कलेक्शन है। क्या है कलेक्शन है, कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह। क्या होता है संग्रह, इसे आप बुक भी कह सकते हैं। और बुक जो होता है ना वो बहुत सारे कविताओं या कहानियों का संग्रह ही होता है। तो इनका जो ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट है यह एक पोएम्स का संग्रह था, पोएम्स का कलेक्शन था, यानी कविताओं का संग्रह था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। हु इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी हिडन पॉ किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुंगो जेरी, बी में है ग्रीडल बॉन, सी में है मैकेवेटी और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैकेवेटी है ना इसी को हिडन पॉ भी कहा जाता था, मास्टर क्रिमिनल भी कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा जाता था, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी भी कहा जाता था। यानी ये जो मैकेवेटी है इसके बहुत सारे नेम थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ क्राइम, देख लीजिए इसका नाम आ ही गया ना, यानी नेपोलियन ऑफ क्राइम किससे कहा जाता था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया मैकेवेटी ये सही आंसर हो जाएगा, यानी 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफाई, यानी ये जो डिफाई एक वर्ड आया है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्लॉट, बी में है डिसोबे, सी में है चैलेंज और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डिफाई है, डिफाई का मतलब होता है डिसोबे। क्या होता है डिसोबे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिंजर, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया जिंजर, यानी इसका अर्थ क्या होता है टॉल होता है, थीन होता है, फैट होता है, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिंजर का अर्थ होता है टॉल एंड थीन, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यानी 18 का जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी ये सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी स्कॉटलैंड यार्ड जो यहाँ पे लिखा गया है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, अच्छा बी में दिया गया है लंदन पुलिस, सी में अमेरिकन पुलिस और डी में इंडियन पुलिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है स्कॉटलैंड यार्ड इसका अर्थ होता है हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, यानी लंदन पुलिस का जो मुख्यालय था हेड क्वार्टर था उसे ना स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था स्कॉटलैंड यार्ड।
आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें लिखा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेफेलमेंट, यानी यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया बेफेलमेंट, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया bewilderment, बी में है परप्लेक्सिटी, और सी में बोथ ए एंड बी, और डी में नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बेफेलमेंट है इसका अर्थ बेविल्डरमेंट भी होता है, अच्छा परप्लेक्सिटी भी होता है, यानी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 यानी 21 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है हु इज़ कॉल्ड मास्टर क्रिमिनल, यानी मास्टर क्रिमिनल किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुंगो जेरी, बी में ग्रीडल बॉन, सी में मैकेविटी, डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी मैकेविटी को ही मास्टर क्रिमिनल भी कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में पूछा जा रहा है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रिट्स गॉन एस्ट्रे इज रिटेन बाय, ये जो मैं लाइन यहाँ पे अभी पढ़ा हूँ, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रिट्स गॉन एस्ट्रे, ये जो लिखा गया ये किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वाल्ट व्हिटमैन, बी में W.H. ऑडेन, सी में T.S. एलियट, और डी में ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो यहाँ पे लाइनें लिखी गई है इस लाइन को किसने लिखा है, तो T.S. एलियट ने। किसने लिखा है, T.S. एलियट। और इसको कौन से पोएम से लिया गया, तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से, यानी 22 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज़ टेकन फ्रॉम, यहाँ पे जो ये लाइन लिखा गया है ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इसको मतलब कहाँ से लिया गया, कौन से पोएम से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया द सोल्जर, बी में है द आर्टिस्ट, सी में है द अर्थ, और डी में मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लाइन यहाँ पे लिया गया है इसको ना मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है इसको लिया गया, कहाँ से लिया गया। फ्रेंड्स ये 2021 में पूछा गया था और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से इसे समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया द आर्टिस्ट, बी में है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, सी में है द अर्थ, और डी में है ऑड टू आटम। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लिया गया है, सॉरी इसमें लिखा गया है ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया गया है। वैसे ये जो लाइन है यहाँ पे लाइन पूछा गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है अगर ये पोएम के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट होना चाहिए था, लेकिन ऐसे अगर ये लाइन के बारे में पूछा जा रहा है तो इस लाइन को मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से ही लिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। His bro is deeply lined with thoughts whose bro is the poet talking about dash। इसमें देखिए पूछा जा रहा है हिज ब्रो इज़ डीपली लैंड विथ थॉट्स, मतलब उसकी जो है मतलब ब्रो मीन्स क्या होता है, ब्रो मीन्स आप माथा भी समझ सकते हैं और भौं भी समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब आँख के ऊपर जो मतलब छोटे छोटे जो बाल होते हैं जिसे हम लोग भौं कहते हैं, माथा ही समझिए सीधा, ठीक है। इसमें लिखा गया है मतलब किसके माथे पे हमेशा चिंता की लकीरें मतलब दिखाई देती थी, हुच ब्रो इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट, मतलब ये जो मतलब इसमें जिस ब्रो की बात की जा रही है, मतलब जिसके आईब्रो की बात की जा रही है, जिसके भौं की बात की जा रही है, जिसके माथे की बात की जा रही है, वह कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दे ले मैकेविटी, बी में हिमसेल्फ, सी में हिज फादर्स, डी में हिज ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ना जिसके ब्रो की मतलब जिसके माथे की बात की गई है उसका नाम है मैकेविटी। किसका नाम है, मैकेविटी। यानी पोएट कहना चाहते हैं कि जो मैकेविटी है ना इसके माथे पे ना हमेशा चिंता की लकीरें दिखाई देती है और ये जो है ना हमेशा गहरी सोच में डूबी हुई रहती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। मैकेविटी इज़ फुल ऑफ डैश, यानी मैकेविटी जो है ना किससे भरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दे ले सेल्फिशनेस, अच्छा बी में सैडनेस, सी में डिसीटफुलनेस, और डी में स्वाबिलिटी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैकेविटी है ना वो डिसीटफुलनेस से एकदम भरी हुई है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड्स ए ट्रिट्स गॉन एस्ट्रे इज रिटेन बाय, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है इस लाइन को कहाँ से लिया गया है और किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वाल्ट व्हिटमैन, बी में रूपर्ट ब्रूक, और सी में T.S. एलियट, और डी में कमला दास। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो ये लाइन लिखा गया है एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रिट्स गॉन एस्ट्रे, इसको T.S. एलियट ने लिखा है। किसने लिखा है, T.S. एलियट। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है।
मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। इसमें लिखा गया मैकेविटी जो है ना वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो गायब हो जाती है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर, मतलब उस जगह से वो गायब हो जाती है जहाँ पे चोरी होती है। थेफ्ट मतलब होता है चोरी। बिफोर डैश रीच देयर मतलब किसके पहुंचने से पहले। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चार्ल्स, पुलिस, ऑनर या नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैकेविटी है ना वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर से क्या हो जाता है, डिसअपियर यानी गायब हो जाती है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मैकेविटी मूव्स लाइक ए डैश, मतलब मैकेविटी जो है ना वो मूव करती है, मतलब अपने गर्दन को हिलाती है, किस तरह से, मंकी की तरह, स्कॉर्पियन की तरह, स्नेक की तरह या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैकेविटी है ना अपने सिर को हिलाती है एकदम स्नेक की तरह, यानी 29 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स ये लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, टी.एस. इलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, यानी टी.एस. इलियट ना बिलोंग करते थे कौन से सेंचुरी से, मतलब ये कौन से सेंचुरी के पोएट थे, 18th, 19th, 20th, नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो टी.एस. इलियट है 20th सेंचुरी के पोएट थे, यानी 20वीं सदी के ये पोएट थे। आइए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दोबारा इसका जल्दी जल्दी से रिवीजन करके बता देता हूँ कि इसमें टोटल कितने अभी क्वेश्चन में समझाया हूँ, तो 30 कितने समझाए, 30। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आप कमेंट में लिख के मुझे मतलब सेंड करेंगे और मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर करूँगा। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैं अभी आप लोग के सामने बनाया हूँ और समझाया हूँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें ना अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब एक दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।